So friends, आज हमने जिस फेमस हस्ती को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, he is a CEO of Addan Books Publishing. He is a chartered accountant by qualification, best-selling author, famous YouTuber, coach, speaker, trainer. My God, what not? So he is CA Nitin Soni. So friends, here is Mr. Nitin Soni. Nitin, welcome. Thank you very much. Interview. Thank you. How are you? Doing great. Nice. So, नितिन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप एक सीए हैं, बट आपने एंटरप्रेन्योरशिप को ही क्यों चूज किया? Straight away, हाँ, सीधा ही धमाकेदार सवाल के साथ शुरुआत की आपने। सीए होकर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चूज किया? क्यों सीए होकर एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करना मना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सीए अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया है, अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, एक डिग्री है। जी, और बहुत मेहनत लगी है आपकी इसके पीछे। ऐसे ही डिग्री नहीं मिलती है, तो इतनी मेहनत के बाद भी आपने इसको दरकिनार रख करके एंटरप्रेन्योरशिप में आपने एंटर किया। जी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मेहनत करनी है लाइफ में। ओके, तो आपको मेहनत करने का, और वो मेहनत करने का जो जरिया था, जो रास्ता था, वो मुझे लगा एंटरप्रेन्योरशिप ही है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक एवरीडे चैलेंजेस। जैसे सीए में तैयारी करते थे, फेल हो जाते थे, डाउन महसूस करते थे, फिर खड़े होते थे, तैयारी करते थे, फिर अटेम्प्ट देते थे, फिर फेल हो जाते थे, लेकिन फिर अगली बार पास हो जाते थे। बस एंटरप्रेन्योरशिप भी कुछ ऐसा ही है। कुछ आइडिया क्लिक किया, काम किया, मेहनत करी, अप्लाई किया, फेल हो गए, फिर से एक और आइडिया लगाया, उसको अप्लाई किया, अब की बार पास हो गए। तो बस यही एक फन, यही एक्साइटमेंट चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मुझे लगा कि करते रहना चाहिए। और सीए की डिग्री को पैरों की बेड़ियां क्यों बनने दी जाए? अक्सर लोग यही कहते हैं कि सीए बन गए हैं तो या तो प्रैक्टिस करिए या जॉब करिए। तो जॉब तो भाई मैं कर चुका था कुछ सालों तक, और ये महसूस भी कर चुका था दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। प्रोफेशन में जाने के लिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, फैमिली का बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं था जो पके पकाए क्लाइंट्स मुझे मिल जाएं, और शायद उस चीज के लिए मैं तैयार भी नहीं था। मुझे लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर मी, लेट्स गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई थैंक गॉड दैट आई डिड। यस, आपके कई सारे इंटरव्यूज में हमने सुना है कि यू डिड योर सीए बिकॉज ऑफ योर फादर, सो इज इट ट्रू? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता था कि सीए किस चिड़िया का नाम है। ओह रियली? सीए किसे कहते हैं, कौन होता है सीए, किस डिग्री में, इस डिग्री में क्या है, क्या मिलता है, क्या होता है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। सो यस, मेरे पिताजी ने कहा एक दिन कि बेटा सीए करना है। 12th के एग्जाम दिए थे, उन्होंने कहा सीए करना है, तो पिता की आज्ञा सर आंखों पर, और बस लग गए सीए करने में। ना उनसे पूछा कि सीए क्या है, ना खुद से कभी ये सवाल किया कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस लग गए। हाँ, आधी जर्नी में जाकर कभी कभी ये जरूर लगा कि ये किस चीज में आ गया मैं, क्योंकि फेल बहुत बार हुआ। लेकिन कितने अटेम्प्ट लिया? जी, इंटर में अटेम्प्ट्स लिए, फाइनल में एक अटेम्प्ट लिया, इंटर में मेरे ख्याल से 4-5 अटेम्प्ट्स लिए मैंने। जॉब करने लगा था बीच में। अच्छा। और बहुत सारे जिंदगी के उतार चढ़ावों के बीच इंसान फेल हो ही जाता है, लेकिन यस, आई वांटेड टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू, एंड इवेंचुअली थैंक गॉड इट डिड। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी लग रही है आपकी। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, काफी उतार चढ़ाव है, और इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। यस। तो नितिन, थोड़ा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कैसी आपकी स्कूलिंग से सीए तक की जर्नी रही? स्कूलिंग के भी बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं मेरी जिंदगी में। स्कूलिंग मैं 5th क्लास तक एक स्कूल में था। ऑलराइट। 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक मैं दूसरे स्कूल में था। उसकी बहुत ही मीठी यादें हैं 6th, 7th, 8th क्लास की। और 9th क्लास में मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। 6th, 7th, 8th तक हिंदी मीडियम स्कूल था, और 9th में जैसे ही मैं एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, तो इंग्लिश जो एक भूत अक्सर इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को मिलता है, वो भी मुझे भी एक भूत का सामना करना पड़ा। उस भूत ने मुझे बहुत डराया। अच्छा। और बहुत रुलाया। अच्छा। लेकिन तो नितिन सोनी बहुत डरे भी हैं, बहुत रोए भी हैं इंग्लिश को लेकर के। जी, ये सच है दोस्तों। इंग्लिश ने मुझे बहुत दुखी भी किया और बहुत रुलाया भी, फेल भी किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां भी उड़ाई, किसी के आगे बात नहीं कर पाता था। टीचर सब अंग्रेजी बोलती थी, और ये रूल था स्कूल का, क्लास का, कि
अगर आप क्लास में लेट भी आए हो या आपको ब्रेक चाहिए तो इंग्लिश में पूछना पड़ेगा। आप शब्द नहीं मिलते थे तो आप यकीन नहीं करेंगे वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पता नहीं कि क्या बोले, और मैडम ने अगर चला के सवाल कर दिया तो फिर उसका जवाब क्या देंगे। तो बस बैठे रहते थे अपनी कुर्सी पर और ब्रेक का इंतजार करते थे। ओह माय गॉड। इंग्लिश एक बहुत ही खतरनाक, एक डरावना भूत। So 9th में आपका सामना हुआ इंग्लिश के? 9th में मेरा सामना हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 10th क्लास में, 11th क्लास में इसको ओवरकम किया, और इस तरीके से ओवरकम किया कि अपनी क्लास में अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों में से कोई था तो शायद नहीं था। इंग्लिश के बहुत कंपटीशन हुए 11th क्लास में, 12th क्लास में उनमें फर्स्ट आया, और वाकई इस भूत को इतना पीटा कि उसके बाद इसने मुझे कभी जिंदगी में देखी सर उठा के इसने देख नहीं पाया। जी नहीं, इसको फेस किया मैंने। और मैं यही सलाह दूंगा जो भी अगर सुन रहे हैं, अगर अंग्रेजी आपको दुखी करती है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए कि फेस करना ये एक ऐसी चीज है जिसको पीठ दिखाकर भागेंगे तो इसका रूप बढ़ता जाएगा और जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसको पलट करके फेस किया तो ये बौना होता जाएगा भूत और आपको डराएगा। So, आप बचपन से ही बहुत शाय नेचर के हैं या रहे हैं, या फिर बचपन से ही स्पीकिंग में इतने ज्यादा एक्टिव रहे हैं? मुझे हंसी आ रही है जब आप ये सवाल पूछ रही हैं तो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इंग्लिश ने सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी थी। 8th क्लास तक मैं ठीक था, लेकिन 9th और 10th ये लगभग 2 क्लासेस 2 साल मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 11th और 12th में जाकर के थोड़ा सा मैं आउटस्पोकन हुआ। शायद ये कह सकते हैं कि 10th क्लास तक मैं थोड़ा शाय था, मैं कम बात करता था, डर लगता था, लड़कियों से खासकर बात नहीं कर पाता था, मुझे शर्म आती थी बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस कम रहता था। जी हाँ, तो 11th ऑनवर्ड्स थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशंस के अंदर मैंने एनरोल करना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उससे फर्क पड़ा। और उसके बाद बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे सीए के GMCS को। अगर कोई सीए स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं इस वक्त तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू रिलेट टू मी। GMCS एक हमारा एक 15 दिन का एक प्रोग्राम होता है सीए में, जिसमें हमें अलग अलग ट्रेनर्स के साथ बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें पब्लिक स्पीकिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उन 15 दिनों ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। 15 दिन में मेरे अंदर जो मैं आज पब्लिक स्पीकिंग करता हूं या मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूं या किताब लिखना या पब्लिशिंग, ये सब कुछ शायद उन 15 दिनों की देन है। क्योंकि एक से एक ट्रेनर जो वहां आए, उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए, जो केस स्टडीज बताई और जो हमें अपॉर्चुनिटी दी बोलने की, अपनी पर्सनालिटी को निखारने की, 15 दिन में जिंदगी मेरी बदल गई। और शायद ये कहूंगा कि उसके बाद से जो एक ऐसा इंजेक्शन लगा उन 15 दिनों में, फिर मैं मुड़ के नहीं देख सका। और उसके बाद ही जब मैं जॉब में गया तो वो सब कुछ आई स्टार्टेड लॉन्गिंग फॉर दोस थिंग्स। शायद इसीलिए मैंने जॉब क्विट की और फिर मैं उसमें लगा जो मैं करना चाहता था। आपके सवाल कम पड़ जाएंगे आज, लेकिन मेरे जवाब कम नहीं पड़ेंगे। जी नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। नितिन सोनी की मोटिवेशनल वीडियोस हजारों लाखों बच्चे देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। नितिन सोनी को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए, मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में ये कहता है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है तो वो झूठ कह रहा है। जिंदगी के थपेड़े जब हमें पड़ते हैं और जब फेलियर का सामना होता है तो हम सबको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं ये कहूंगा कि जब मैं लो महसूस करता हूं या डाउन महसूस करता हूं या मोटिवेशन की जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक डिस्कशन चाहिए होता है। मुझे उस वक्त चाहिए एक डिस्कशन, कोई ऐसा साथी जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं। और अगर मैं आधे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मुझे कोई शख्स मिल जाए जो मेरे साथ उस दौरान बातचीत कर ले, तो मैं उस मोटिवेशन को अपने अंदर ही ढूंढ लेता हूं। क्योंकि हर समस्या का समाधान मुझे लगता है कि हमारे अंदर ही छुपा है और डिस्कशन में छुपा है। ये सत्य है, एटलीस्ट फॉर मी। सो मुझे कोई मोटिवेशनल गाने नहीं चाहिए, मुझे मोटिवेशनल वीडियोस नहीं चाहिए, मुझे किसी के बाहर की एक्सटर्नल मोटिवेशन भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो मुझसे उस वक्त बातचीत करे, डिस्कशन करे। और थैंक गॉड ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में। और उनसे डिस्कशन करके अपने आप मेरे अंदर मोटिवेशन वापस आ जाता है। थोड़ा जो धुंधला सा दिख रहा होता है उसमें क्लैरिटी आ जाती है और वापस से मैं अपने रास्ते पर चलना शुरू कर लेता हूँ। So, क्या आप would you like to share those names or those relations with you, like friends, family members? देखिए, एक तो भगवान की दया से बचपन का दोस्त है जिसका नाम है पुनीश गुप्ता।
उसके साथ बहुत ये हम 6th क्लास से हम लोग साथ हैं। उस भूत को उन्होंने भी फेस किया है और बीट किया है। Alright. तो वो एक इंसान है जिनके साथ ये डिस्कशन होती है। माय लाइफ पार्टनर, माय वाइफ, जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, उनके साथ भी ऐसे डिस्कशंस करने का बहुत मौका मिला। और ऑफिस में मेरी एक कलीग है रिदिमा, इस वक्त उनके साथ भी ऐसे डिस्कशंस बहुत करने का मौका मिलता है और उसमें बड़ी मदद मिलती है। एक और मेरे रिलेशन में ही मेरे दोस्त है जिनका नाम है संदीप, उन्होंने भी जिंदगी में बहुत 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 ऐसी डिस्कशंस, पूरी रात दोस्तों, 2-3 घंटे नहीं, पूरी रात 12-12 घंटे की ऐसी डिस्कशंस हुई है, जिन डिस्कशंस में मुझे वो मोटिवेशन वापस मिल गया जो मोटिवेशन मुझे चाहिए था। सो वंस अगेन थैंक गॉड आई हैव दोस पीपल इन माय लाइफ। सो यू आर वेरी लकी कि आई एम एब्सोल्युटली लकी, लोग अवेलेबल है। जी बिल्कुल। इसमें पिताजी का और माँ का भरपूर योगदान भी है, क्योंकि जब ये सब नहीं थे, वाइफ नहीं थी, कलीग नहीं थे और मैं खुद कुछ नहीं था, तो शायद माँ और पिताजी से जो डिस्कशंस होते थे वो भी बहुत ही मील के पत्थर साबित हुए, और शायद वहीं से ही ये बात निकली कि डिस्कशन से मुझे मदद मिली। नितिन, आपने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो सभी बुक्स मैंने देखा है कि नॉन फिक्शन बुक्स हैं। जी। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने आपकी बुक्स जो आई है वो सभी नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प बुक्स जिसे हम बोल सकते हैं। सो कभी फिक्शन बुक लिखने का मन में नहीं आया? जी, मन में ही नहीं आया, बल्कि लिखी भी। ऐसा नहीं है कि कहाँ है वो, हमारे तक तो पहुंची नहीं अभी तक। जी, मैं उसे पहुंचा नहीं सका। उसका रीजन ये है कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो मेरी पहली किताब थी वो एक फिक्शन, रोमांटिक फिक्शन नॉवल था। ओके, और साउंड्स इंटरेस्टिंग। रोमांटिक फिक्शन, and that too in front of my wife. Interesting. That needs a lot of guts, by the way. So तो वो एक रोमांटिक फिक्शन नॉवल था जिसे मैंने लिखा, और जब मैंने एक पब्लिशर को अप्रोच किया उसके लिए, तो उस पब्लिशर ने उसमें बहुत कमियां निकाली और इतनी कमियां निकाली कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज जस्ट नॉट गुड फॉर टू गेट पब्लिश्ड। आई मीन इट वाज जस्ट नॉट कट आउट टू बी अ पब्लिश्ड बुक। अगेन मैंने ये चीज महसूस करी कि जिंदगी में बार बार ऐसे लोग और ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस को बहुत चोट पहुंचाई है। और उस वक्त क्योंकि मेरे आसपास कोई राइटर नहीं था, कोई ऑथर नहीं था, कोई पब्लिशर नहीं था, तो वो करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाई। उसी समय किताबों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। रॉबिन शर्मा की किताबों में, शिव खेड़ा की किताबों में, टोनी रॉबिन्स की किताबें पढ़नी शुरू की, ब्रायन ट्रेसी की किताबें पढ़नी शुरू की। और जब एक तरफ मैं वो किताब लिख करके पब्लिशर को अप्रोच कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा इंटरेस्ट नॉन फिक्शन में डेवलप हो रहा था, तब मैंने ये रियलाइज किया कि शायद मैं खुद को एक फिक्शन ऑथर लेबल नहीं करना चाहूंगा। शायद ये उसी वक्त की बात है जब चेतन भगत साहब सरफेस पर आए और उनका फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं खुद को नहीं चाहूंगा कि आई लेबल माई सेल्फ एज अ रोमांटिक फिक्शन नॉवल। मेरा इंटरेस्ट नॉन फिक्शन की तरफ जाता जा रहा था और फिर मैंने नॉन फिक्शन को ही चूज किया एज माई करियर। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कम से कम 10 और किताबों के आइडियाज माइंड में है। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट इजी टू रिसर्च एंड टू राइट एंड टू पब्लिश, बट यस, होपफुली आई विल पब्लिश ऑल ऑफ देम। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, किया था फिक्शन लेकिन कभी पब्लिश नहीं किया। आज भी किसी अलमीरा के किसी दस्तावेजों में वो कागज छुपे पड़े। अकॉर्डिंग टू यू, हमें कभी वो फिक्शन बुक देखने को नहीं मिलेगी, आपकी रोमांटिक स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। So is it inspired by someone else or is it from your story? It is a fiction story. It's a fiction story, just a story, fiction, nothing else. Okay. But yes, that's all I can say. So ये पब्लिश होगी या नहीं होगी, आप ही की तरह बहुत सारे आज जब मैं when I help other budding authors write and publish their books, और जब मैं उनसे भी ये स्टोरी शेयर करता हूं तो उनका भी बहुत ये उत्सुकता है कि आप इसे पब्लिश क्यों नहीं कर देते, अपने नाम से नहीं तो किसी पेन नेम से कर दीजिए। तो देखिए, शायद जब उसकी मर्जी होगी तो पब्लिश भी हो जाएगी। Okay. We'll wait for the moment. You never know. So by the way, congratulations, आपकी बुक सुपर पावर माइंडसेट नंबर बेस्टसेलिंग बन गई है। जी, थैंक यू वेरी मच। इसका पूरा का पूरा श्रेय शायद मेरे को-ऑथर्स को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ इस किताब को सुपर पावर माइंडसेट, देयर यू गो, सुपर पावर माइंडसेट किताब को मेरे साथ लिखा। मेरे साथ 11 और को-ऑथर्स इसमें जुड़े हैं जिन्होंने अलग-अलग एरियाज पर कंट्रीब्यूशन दिया। So what is the concept of co-authors?
Can you please इस किताब का सिर्फ मैं ऑथर नहीं हूं, मैंने सिर्फ एक चैप्टर लिखा है और बाकी के चैप्टर्स बाकी ऑथर्स ने लिखे हैं। तो हम 12 एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर के ये किताब लिखी है और सबने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है और उन सब को हमने एक सूत्र में पिरोया है जिसका नाम है माइंडसेट। तो चाहे आपको सक्सेस चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में या आपको चाहिए अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, मनी में, करियर में, इन सभी चीजों के लिए आपके माइंडसेट का ठीक होना जरूरी है। सक्सेस इज अबाउट 70% माइंडसेट एंड 30% मैकेनिक्स। तो ये 70% क्या है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव सक्सेस। सो नितिन, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज है जिसे कि आप दोबारा से जीना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं जिसे इंसान दोबारा जीना चाहता है, लेकिन शायद भगवान ने ये बहुत अच्छी चीज करी है कि हमारे दिमाग में मेमोरी नाम की एक जगह उन्होंने रख दी है। तो जिंदगी में जो भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में सेव है। तो शायद जरूरत नहीं है उन्हें दोबारा जीने की, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करके उन मेमोरीज को एक सेकंड में रिलीव कर सकते हैं। तो वापिस क्या जाना, शायद और अच्छी मेमोरीज आगे वेट कर रही हो। मैं आगे देखना पसंद करता हूँ। लाइफ का कोई ऐसा फेज, ऐसा कोई पड़ाव जिसे क्या बदलना चाहे? जी बिल्कुल नहीं, मैं शायद किसी लाइफ के पड़ाव को बदलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हर एक पड़ाव ने, हर एक अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं वो लर्निंग अपनी लाइफ से ले जाने नहीं देना चाहता। वो अच्छी है या बुरी, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। बुक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है बुक्स की? हालांकि ये बहुत सिली क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी, बुक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, बुक्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन किताबों में ऐसे बहुत से शख्स, ऐसे बहुत से इंसान, those who have walked on this earth, जिनके बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग्स है, बड़े से बड़े दिमाग जिसे मैं कहूंगा, जिन्होंने बड़े से बड़े काम किए, बड़े से बड़ी सोच रखी। थैंकफुली उन्होंने उस सबको एक किताब के अंदर कैद करके उसे पब्लिश कर दिया। तो क्या ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए कि अगर आज मैं ये समझना चाहूं कि महात्मा गांधी कैसे सोचते थे, तो मैं उनकी किताब खोलूं और उसको पढ़ना चालू करूं? मुझे ये समझना हो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कैसा सोचते थे, तो उनकी कविताएं पढ़ना शुरू करूं। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि हिटलर कैसे सोचते थे, या मैं अगर ये जानना चाहूं कि इस वक्त वो एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, या इस वक्त वो बड़े से बड़ा आदमी या लीडर कैसे सोचता है, तो मेरे लिए कितना आसान है उसकी किताब को खोलूं और पढ़ना शुरू करूं और बैंग ऑन, that'll be like he's sitting right in front of me and he's teaching me his secrets. So मुझे लगता है कि ये तो एक शॉर्टकट है बड़े से बड़े इंसान के साथ एक चाय पर बैठने का। Exactly. तो आप अपना चाय का कप रखिए और उसकी किताब खोल के रख दीजिए सामने। अब देखिए वो शख्स आपके सामने मौजूद है, और ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई किताब लिखता है तो उसमें अपना बेस्ट देता है, वो अपना बेस्ट देता है। एक किताब है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि किताबों से बेहतर कुछ नहीं है। किताबों में जो ज्ञान है और जो बातें हैं वो आपकी जिंदगी बना सकती है। Exactly. Very thoughtful. So Nitin, your company Adyan Books, this is one of the leading publishing house. So ऐसी क्या बात है आपकी टीम में, मैं बोलना चाहूंगी टीम में, because this is all team work, कि आप स्टेप बाय स्टेप एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। टीम में क्या खास बात है? शायद टीम मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं टीम से बहुत प्यार करता हूं, और हम दोनों हमारे काम से बहुत प्यार करते हैं। और जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो वो हमारे जो हम आउटपुट देते हैं, जो हम काम करते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट करता है। जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है। बारिंग एक्सेप्शंस, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान राम को नहीं चाहते, तो मैं तो फिर भी इंसान हूं। जरूर हमारे भी ऐसे कुछ जानकार क्लाइंट्स रहे हैं या होंगे इस वक्त जो हमारे काम को उतना पसंद ना करते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम are more than happy, and as you rightly said, thanks to my team, if they're listening to me, a big thumbs up to you all the past and the present employees. Exactly. Past के एम्प्लॉइज का भी उतना ही योगदान मैं कहना चाहूंगी जितना कि अभी जो करंट में काम कर रहे हैं उनका है। पास्ट के एम्प्लॉइज तो पूर्वजों की तरह हैं। अगर आज हमारे पूर्वज ना होते तो शायद आज हम ना होते। तो जिस तरह हमारे पूर्वजों ने नींव रखी हमारी, तो ऐसे ही हमारे पास एम्प्लॉइज ने नींव रखी आज के एम्प्लॉइज, और जो भी हम आज
एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज की। सो थैंक यू वंस अगेन। नितिन, आपकी करंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? करंट आप अपनी पब्लिशिंग हाउस में क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जैसे जैसे वो आती जाएंगी, सामने आती जाएंगी, मैं उन्हें रिवील नहीं करना चाहूंगा। सो अलाउ मी टू मेक इट पब्लिक एज एंड व्हेन दीस प्रोजेक्ट्स आर रेडी। ऑलराइट। पहले सीए नितिन सोनी, देन आपने जॉब करी, देन एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप एक फेमस यूट्यूबर हैं। सो एज अ पब्लिक फिगर आपको कैसा लगता है? कभी ऐसा महसूस नहीं किया दैट आई एम अ पब्लिक फिगर। कभी इस चीज को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। नए नए चैलेंजेस आते गए और चैलेंजेस में फेल होते गए। सो ऑल ऑफ दिस ऑलवेज केप्ट मी डाउन टू अर्थ। जो लोग मेरे आसपास हैं, आप, मेरा बेटा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, कभी उनकी आंखों में ऐसा नहीं देखा कि मैं क्या हूं। उसमें सिर्फ एक दोस्त, एक साथी और एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही डाउन टू अर्थ सा एक एटमॉस्फेयर है। तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं, कुछ भी ऐसा कभी नहीं आया कि ऑथर हैं या बहुत लोग पसंद करते हैं या वीडियोस हैं या यूट्यूबर हैं, या ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया। आई थिंक आई एम जस्ट प्लेन लकी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। दैट्स इट। सो नितिन, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीम के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए, टीम के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि आप जो भी करना चाहते हैं अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए टीम। और अगर आप और आपकी टीम एक हैं, तो 1 और 1 11। तो बस आपको अपनी टीम में अपना ही अक्स देखना है। आपको उसका दुख खुद महसूस होना चाहिए, उसका दर्द महसूस होना चाहिए, उसकी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी टीम में खुद को देखते हैं और आपकी टीम आप में खुद को देखती है, तो आप समझ सकते हैं कि आला कॉम्बिनेशन है। ओके। तो मेरे ख्याल से बस यही मेरी सलाह है। अगर आपकी टीम है या अगर कोई सुन रहे हैं जिनकी जो टीम के साथ काम करते हैं, टीम एक ऐसा शब्द है, ऐसे लोग हैं जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उनमें खुद को देखें और वो आप में खुद को देखें और आप एक हो, तभी संभव है। तो आपको कैसा लगता है, मतलब घर में भी आप एक शख्स को देखते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं वहां पर भी उसी सेम शख्स को देखेंगे, कैसा लगता है? मतलब घर में भी वही है, ऑफिस में भी वही हेड है, देन कैसा एक्सपीरियंस रहता है? You mean my wife? Yeah. Okay. Yeah, you mean you? Yes. अच्छा लगता है अगर आपका लाइफ पार्टनर न सिर्फ घर में आपके साथ हो, बल्कि आपके काम में भी आपके साथ हो, तो ये सोने पर सुहागा है। और ये मुझे लगता है कि इंडिया में आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस सुख का आनंद उठा पाते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर, बेशक मेल फीमेल, लाइक फॉर मी यू, फॉर यू मी, साथ होना, ये एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। सो यू मीन आप इसे एज अ प्लस पॉइंट मान रहे हैं? ये प्लस पॉइंट ही है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये प्लस पॉइंट ही है। क्योंकि अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑफिस में काम करके आया आदमी, बीवी है घर में, वो थक करके क्या टेंशन लेकर के किस परेशानियों के साथ आ रहा है, वो बीवी को कभी समझ नहीं आ सकता। और अगर बीवी घर पे 10,000 परेशानियां झेल रही है, तो वो जो ऑफिस से आ रहा है उसको कभी समझ नहीं आ सकता। लेकिन अगर दोनों कामों में एक दूसरे के साथ हैं, तो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं और जो रिश्ता है वो बहुत गहरा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि वो साथ हो, घर में भी और घर के बाहर। So, आपके एक आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग का, आपकी डीप बॉन्डिंग का ये राज है जी, एब्सोल्युटली, कि आपने घर में भी आप संभाल लेते हैं और बाहर भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम एक दूसरे को दोनों संभालते हैं, and I'm sure you can vouch for it. Yeah. जी। Alright, which one is your favorite book? Wow, that's a tough question. Which one is my favorite book? चलिए इसका जवाब देता हूं। मैं सीए फाइनल में था। हमारे एक टीचर हैं दीपक गुप्ता साहब, उनसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स की कोचिंग लिया करता था।
और उनका एक अपना अलग ही अंदाज है, वो शेर व शायरी में विश्वास रखते हैं और एक फ्लेवर देते हैं स्टूडेंट्स को। उस दौरान उन्होंने अपनी क्लासेस में कुछ पंक्तियां पढ़ी एक ऐसी किताब की जो मुझे उससे पहले नहीं पता था कि एग्जिस्ट करती है और मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और उस किताब का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी हुई किताब मधुशाला। जी, We have मधुशाला। We do have मधुशाला। तो दीपक गुप्ता साहब ने, जी मिलना मुश्किल है उसका, तो दीपक गुप्ता साहब ने उसकी पंक्तियां पढ़ते थे क्लासेस में। ओके। और जब उसकी पंक्तियां पढ़ते थे तो वो इस तरह नहीं पढ़ते थे कि कोई आशिक मिजाज में पढ़ रहे हैं, नहीं, उसकी पंक्तियां पढ़ते थे मोटिवेशनल अंदाज में। और जब वो मोटिवेशनल अंदाज में पढ़ते थे तो वो ऐसी दिल को छूती चली गई वो पंक्तियां आज तक साथ है। और शायद हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई किताब मधुशाला मेरी फेवरेट किताब। मैं अभी भी यहाँ ढूंढ रही हूँ कि मैंने वो देखी है बुक। जी हाँ, वो किताब यही है और वो ऐसे ही नहीं मिलती। अक्सर उस किताब के लिए मुझे खुद थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वो तभी मिलती है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। Alright, nice. So Madhushala is your favorite book. It is indeed my favorite book. And your favorite author, your favorite writer? हरिवंश राय बच्चन। ये क्या जी जी जी। Nice. बहुत ही उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, दिल को छूने वाली। वाकई मजा आया आपके साथ बात करके, आपके बारे में और जान करके। हालांकि मैं जानती हूँ सब कुछ, सब कुछ या एज अ वाइफ मैं जानती हूँ, बट इसीलिए मैंने कहा सब कुछ। तो बहुत मजा आया आपसे दोबारा से बातें करके। दोबारा से इतनी देर, हम काफी टाइम बाद इतनी देर साथ में बैठे हैं और एक दूसरे के साथ सब काम साइड में रख करके सिर्फ बातें करी हैं। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू वेरी मच। और आप आए मेरे कहने पर, मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे। जी हाँ, एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में आए और टाइम निकाला इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत ही सुखद और बेहतरीन और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। और आपके सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही रियल और जेन्युइन क्वेश्चंस थे। Thank you. और मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मैं आपसे I want to do a bit of a role reversal now. Okay. और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सो क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या इस फॉर्मेट में अलाउड है? Yeah, sure. Okay. Sure. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब आप और मैं मिले, तो क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था या फिर धीरे धीरे? इट वाज एन अरेंज मैरिज ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें भी एक इंसान मिलता है दूसरे इंसान से, तो वाज इट लव एट फर्स्ट साइट या धीरे धीरे, या आज तक प्यार है ही नहीं? Oh my God, 10 साल के बाद ये क्वेश्चन का कोई 10 साल रेलेवेंस नहीं है। 11 साल, सॉरी 11 साल जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फ्रैंकली दिस इज नॉट लव ऑफ फर्स्ट साइट, बट धीरे धीरे आप मुझे अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले जहाँ, फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने पूछा कि साथ में काम करके कैसा लगता है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी यही सोचते थे कि आप और आपके हस्बैंड साथ में काम करेंगे, साथ ऑफिस जाएंगे, साथ घर और बाहर दोनों हम साथ में रहेंगे? क्या आपने सोचा था और कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ आगे फ्यूचर इस तरह से मतलब बाहर काम करूंगी उनके साथ। एक्चुअली मैंने टीचिंग का सोच रखा था कि मैं शादी के बाद टीचिंग करूंगी, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, एमएड की भी मैंने तैयारी कर रखी है पूरी। तो मैं बिल्कुल रेडी थी एज अ टीचर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। फिर जब मैं यहाँ आई, जब आपके साथ यहाँ पर मैं आई, तो फिर जब मैंने देखा कि आपका बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो घर में मुझे बुक्स ही बुक्स दिखती थी, ड्रॉअर में बुक्स ही बुक्स दिखती थी, कपड़े कम बुक्स ज़्यादा दिखती थी। तो मतलब तो मैं सामान कम संभालती थी, बुक्स ज़्यादा संभालती थी। तो धीरे धीरे लगता है मुझे उन बुक्स ने इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे भी धीरे धीरे बुक्स पढ़ने की हैबिट पड़ गई। हालांकि मुझे बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद
इतनी सारी बुक्स देख करके और उनके टॉपिक्स उनके बारे में सुन के, क्योंकि जब भी हमारे बीच बात होती थी तो मोस्ट ऑफ बातें बुक्स के बारे में ही होती थी, क्योंकि उस टाइम आप भी अपने करियर को शेप दे रहे थे उस फील्ड में जाने के लिए। तो मैंने इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मुझ पर, तो मेरा भी इंटरेस्ट बुक्स में आ गया। और फिर जब हमने पब्लिशिंग हाउस खोला अपना, तो धीरे धीरे मेरी इसमें भागीदारी बढ़ती गई और आज मैं इस जगह पे हूँ कि मैं आज नितिन सोनी का इंटरव्यू ले रही हूँ। और वो आपका ले रहे हैं। हाउ इज सीए नितिन सोनी एज अ हस्बैंड? ये इंसान, ये शख्स सीए नितिन सोनी, ये एज अ हस्बैंड कैसा है? ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? आप में मुझे हस्बैंड कम फ्रेंड ज्यादा दिखता है, क्योंकि यू आर दी ओनली पर्सन जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, जो कि एक फ्रेंड के साथ रिलेशन होता है। मतलब जो मुझे पता है वो नितिन सोनी को पता है और जो मुझे नहीं पता वो भी नितिन सोनी को पता है। So you are the एक मिरर इमेज है हमारे बीच में, तो you are the best. That's it. That's awesome. और क्या आपने कभी सोचा था कि आपको जिंदगी में सीए नितिन सोनी का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? इंटरव्यू तो मैंने जब हम फर्स्ट मीटिंग हुई थी तभी ले लिया था। ये सेकंड टाइम, बस वो रिकॉर्डेड नहीं था। वो रिकॉर्डेड नहीं थी, ये सेकंड टाइम है। और जो आपने मेरी धज्जियां उड़ाई थी उस इंटरव्यू में, चलिए अच्छा हुआ कि वो रिकॉर्डेड नहीं था। Come on. वरना मैं फिर से वो इसको याद करके मुझे पसीने आ रहे हैं। चलिए, अदरवाइज हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? आई मीन फॉर यू, क्या आपको भी अच्छा लगा ये डिस्कशन? कंप्लीटली फन फील्ड, इट्स कंप्लीटली आई एंजॉयड थॉरली। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इस तरह से बैठ के और इस तरह से कैजुअल बातें करके ज्यादा मजा आया। और फ्यूचर प्लान्स आपने बताए नहीं है, आप बोल रहे हो मैं रिवील करूंगा, तो लेट्स सी, देखते हैं धीरे धीरे जरूर। एनी लास्ट वर्ड्स इफ यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस और आवर लिसनर्स? लास्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ कहना है, सो these are not going to be my last words. Exactly. मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि it is important that you enjoy all the challenges of your life. दोबारा सुनिए मेरी बात, जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, और हम सोचते हैं ना कि मेरी जिंदगी में ही तकलीफें हैं, मुझे ही चैलेंजेस मिल रहे हैं, मुझसे ही पता नहीं क्या दुश्मनी है। ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं। कुछ लोग उन चैलेंजेस को पकड़ के खूब रोना रोते हैं, और कुछ इंसान हर एक उस चैलेंज से कुछ सीखता है, उस चैलेंज को बीट करता है और आगे बढ़ता है। चैलेंजेस से सीखने की कोशिश करिए, हर एक चैलेंज आपकी जिंदगी में आपको कुछ सिखाने आया है। अगर जितना ज्यादा आप अपने चैलेंजेस को स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे खुले दिल के साथ, उतना जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। Very nice. Thank you so much for your valuable words and valuable. Thank you very much शालिनी जी, बहुत ही खुशी हुई मुझे आज इस इंटरव्यू का पार्ट बनके, और मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि हम फिर ऐसी कभी और डिस्कशन का पार्ट बनेंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं, कपल गेम कह सकते हैं आप इसको। मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, उसका आंसर हम दोनों को लिखना है इसके अंदर, देन वी विल रिवील, देखते हैं किसका आंसर सही बैठता है। ओके, हम कितना एक दूसरे को जानते हैं, दैट्स इट। ओके, राइट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वैसे ये बहुत मुश्किल है, हम एक दूसरे को, चलिए ट्राई करते हैं जी। नहीं, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे ना जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ शालिनी? ओके, डन? जी डन? जी। दिखाओ पहले, आप दिखाओ पहले। मेरे हिसाब से आंसर है वाटरमेलन। ओके, फेवरेट फूड?
This is दिखाओ कैमरे में. फेवरेट फूड मैंने लिखा है तरबूज, वाटरमेलन, और आपको बेर भी बहुत पसंद है. My answer is South Indian food. आपने फ्रूट बोला था. Food. I said food. मुझे फ्रूट सुना था. Let's start it again. जी, मगर ये क्या फ्रूट के लिए आंसर सही है? हाँ ठीक. ठीक है. चलो. फ्रूट फूड अब दोनों कैंसिल हो गए. जी. Okay. What is the favorite food of Nitin? Food. Food. Yes. Done? जी. Sure. अब आप दिखाइए पहले. Any item of paneer. Okay, my answer is oats and fruits in the morning and omelette. नया. So next question is, who is the favorite hero of Nitin Soni? Hero. Yes. My favorite hero. Oh, yeah. What's his Done. name? What's his name? One second. I need a second. Yeah. Who is the favorite hero? of Yes. Nitin Soni? So, show me. So my favorite heroes are Amir Khan and Imran Hashmi. Oh my God. मुझे लगा ये पुराने ख्यालात के पुराने गाने पसंद है. जी. राजेश खन्ना. जी हाँ, राजेश खन्ना साहब भी मुझे बहुत 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 पसंद है. आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए था कि एग्जिस्टिंग या पुराने. नहीं ऐसे थोड़ी होता है. जो फेवरेट है वो है ना. मधुशाला पसंद है तो है ना. जी जी जी. राजेश खन्ना साहब मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद I got a point. और पसंद I got a है. point. जी. Okay. So our next question is, what is the favorite color of Shaleen? ये मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार इसे रिआइटरेट करवाया है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी. सो माय आंसर इज पिंक. Yellow. व्हाट इज द आंसर? Yellow. ये देखिए आपकी जो चॉइसेस है वो बदलती जा रही है. किसी लेडी का अगर हमें कलर नहीं पता है तो हम पिंक चिपका देंगे. पिंक तो होगा ही होगा. ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह गॉड, ऐसा अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है. गुड डिफरेंसेस एंड आई लाइक इट. यस. Which one is the best place जहां आप दोनों घूमने गए हैं? Okay, that's not a tough one. Very easy. It's a Goa. No question. All right. Is that it? Yeah. All Done. right. That was Do fun. you have any question? You can ask. No, I think we're done. So We are done now? I quite like it. That was a good Okay. game. So मजा आया खूब आपके साथ बात करके और गेम खेल कर भी. Absolutely. So I enjoyed it. next time दोबारा कब आए? जवाब बुलाए. इंटरव्यू के लिए. जवाब बुलाए. ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम वाइंड अप करते हैं इस इंटरव्यू को और नेक्स्ट टाइम दोबारा से नितिन सोनी सर का थोड़ा सा टाइम चुरा करके दोबारा से बुलाएंगे इनको और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और आगे की जर्नी के बारे में जानेंगे. सो टिल देन टेक केयर और एंजॉय कीजिए लाइफ. बाय बाय. Thank you very much. It was very nice talking to you. See you, friends.